वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 1919 का भारत शासन अधिनियम। तो ये जो अधिनियम है या ये जो एक्ट आया वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है भारतीय संविधान की दृष्टिकोण से। मतलब भारतीय संविधान को अगर देखा जाए तो काफी सारी चीजें यहाँ से डायरेक्ट उठा ली गई हैं। तो क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इसीलिए एग्जामिनर का सबसे पहला जो ध्यान जाता है वो 1935 वाले अधिनियम पे जाता है जो इसके बाद आएगा, और दूसरा जो ध्यान जाता है जहां से वो क्वेश्चन उठाना चाहते हैं वो होता है 1919 का भारत शासन अधिनियम। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो आप इसमें देखिए जो काफी चीजें ऐसे आपको मिलेंगी जो अभी भी चीजें चल रही हैं। तो और 1919 का जो ये ईयर है वो एक मतलब समझ लीजिए ब्लैक ईयर आप कह सकते हैं कि जो इंडियंस के लिए था, क्योंकि इसी में जलियांवाला बाग का हत्याकांड होता है जिसमें सैंडर्स के कहने पे हत्या की जाती है, गोली चलाई जाती है। तो ये इसीलिए बहुत मतलब बेकार साल रहता है इंडियंस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1919 का भारत शासन अधिनियम जो आया तो इसमें जो ब्रिटिशर्स थे वो काफी टाइम से यहाँ रह चुके थे। तो इसीलिए ये जो 1919 वाले टाइम में काफी चीजें स्टैब्लिश करने के मतलब उसको एक अच्छे तरीके से मतलब निकाल के ला करके एक बहुत मतलब स्थायित्व लाने के लिए चीजें रखी गई। मतलब उसको और अच्छे से, जैसे आप थोड़े दिन आप कहीं पे रह लें तो वहां से आप अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में है तो आप वहां चीजों को अच्छे तरीके से अपने तरीके से ढालने की कोशिश करेंगे। तो वो यही हुआ कि यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे वो जैसे ब्रिटेन में चलता था वैसे ही यहाँ पे चीजें बनाने की कोशिश किए। तो उस कोशिश में इन्होंने क्या क्या एक्ट में इस एक्ट में आया तो ये हम लोग इस आज वाले वीडियो में जानेंगे। तो पहले तो ये है कि इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, यानी कि मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से इसको जाना जाता है। तो मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार, तो आप इसमें देख रहे हैं दो नाम आ रहा है, मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड। तो जो मॉन्टेग्यू थे वो भारत सचिव थे उस टाइम में, जो इंग्लैंड में भारत सचिव इंग्लैंड में रहते थे। तो ये मॉन्टेग्यू जो थे वो रहते थे इंग्लैंड में, और जो एडविन चेम्सफोर्ड थे वो इंडिया के वायसराय थे उस समय। तो इस नाम से भी इसको 1919 के भारत शासन अधिनियम के को जाना जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा अगर एग्जाम में आ जाए कि मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार में क्या क्या हुआ, तो ये चीजें किस सुधार में हुई, मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार, मार्ले-मिंटो सुधार, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसको आप 1919 वाले को मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड और 1909 वाले को वो मार्ले-मिंटो सुधार के रूप में जानिएगा। तो 1919 का मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। फिर इसमें जो पहला चेंज हुआ वो होता है केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका। तो द्विसदनात्मक विधायिका इतना बड़ा वर्ड आपके दिमाग पे प्रेशर डाल रहा होगा, और जब आप पढ़ते हैं तो भी आपके दिमाग पे वो प्रेशर डालता है। तो इतना ज्यादा कुछ रटने की जरूरत नहीं है। द्विसदनात्मक विधायिका आप लोग जानते हैं कि अभी भी जो केंद्र सरकार में जो हम लोगों के चलता है, मतलब दो सदन चलते हैं, तो उसमें पहला है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। तो जो दो सदन थे उसका कॉन्सेप्ट इसी वाले उसे आया भारत शासन अधिनियम से। तो दो सदन का द्विसदनात्मक विधायिका का मतलब वो जगह जहां विधायक का गठन हो, विधायक मतलब कानून का गठन है, लॉ मेकिंग का प्रोसेस जहां पे चलता हो। तो इस वाले में क्या हुआ, द्विसदनात्मक विधायिका का गठन हुआ जिसमें पहला राज्य परिषद, दूसरा केंद्रीय विधायिका। तो राज्य परिषद में जो लोग थे उसको ये अपर हाउस माना जाता है। अपर हाउस मतलब उच्च सदन, यानी कि जो जिसको ऊपर रखा जाए, और ये केंद्रीय विधायिका को निचला सदन माना जाता था। लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमेशा से उल्टा ही रहा है कि मतलब जो उच्च सदन है उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाएगा जितना निचले सदन को दिया जाएगा, और लोकप्रिय सदन भी निचले ही सदन को कहा जाता है। उस टाइम में तो नहीं, लेकिन अब कहा जाता है, लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है। तो उस टाइम में ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, ये हो गया राज्य परिषद, दूसरा हो गया केंद्रीय विधायिका। तो जो राज्य परिषद था उसमें क्या था कि राज्य परिषद में मतलब जो लोग होते थे वो टोटल होते थे 60 लोग होते थे। 60 लोगों में 34 लोग जो होते थे वो चुन करके आते थे, और बाकी लोगों को मनोनीत किया जाता था वायसराय द्वारा। तो ये राज्य परिषद में होता था। और केंद्रीय विधायिका में टोटल 144 लोग होते थे, जिसमें 104 लोग चुन करके आते थे और 40 लोगों को मनोनीत किया जाता था। तो ये था केंद्रीय विधायिका। और जो बजट, हम लोगों ने पहले भी बात किया है, बजट पर बहस करने की शक्ति, बजट पर पूरक प्रश्न पूछने की शक्ति, तो जो बजट होता था उसको उस पर जो स्वीकृति देने का या ठप्पा लगाने का जिसको अधिकार था वो था केंद्रीय विधायिका को। तो यहाँ इस पहला जो इसमें चेंज हुआ यही हुआ कि द्विसदनात्मक विधायिका है जिसमें राज्य परिषद और केंद्रीय विधायिका। तो इसमें
पहला चेंज हुआ। दूसरा चेंज ये हुआ कि प्रांतों में द्वैध शासन। अब ये द्वैध शासन क्या है? द्वैध शासन का मतलब ये है कि ड्यूअल आपका जो मतलब दो लोग शासन करें, दो स्तर पर शासन हो, एक केंद्र स्तर पर, एक राज्य स्तर पर। तो उस टाइम में ये चीजें अभी भी चल रही हैं, तो उस टाइम में इसको लाया गया, द्वैध शासन को। मतलब लाया नहीं गया, इसका कॉन्सेप्ट आया। और कॉन्सेप्ट किसके पास आएगा? क्योंकि उस समय राज कर रहे थे कौन? ब्रिटिशर्स। तो इसीलिए वायसराय के पास ये कॉन्सेप्ट लाया। और ये कॉन्सेप्ट किसने लाया? लिविनस कार्टियस ने। लिविनस कार्टियस एक जो ब्रिटेन के एक मतलब अच्छे माने जाने सलाहकार थे, विधि सलाहकार, जो कानून के बारे में राय देते थे। तो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट बताया किसको? चेम्सफोर्ड को, एडविन चेम्सफोर्ड को ये कॉन्सेप्ट बताया कि द्वैध शासन कुछ हो सकता है, द्वैध शासन चीजें होती हैं, ये चीज है। तो इन्होंने ये बताया। तो इसी एक्ट में आया कि ये द्वैध शासन जो है इसको हम इसका कॉन्सेप्ट आया। तो 1919 साल में द्वैध शासन का कॉन्सेप्ट आया। 1919 साल में द्विसदनात्मक विधायिका बनी। तीसरा जो चेंज होता है, तो 1919 में जो प्रांतीय विषय थे, प्रांतीय विषय का मतलब जिस पर कि कानून प्रांतों के लिए बनना था, क्योंकि उस टाइम में जितने भी प्रांत ब्रिटिश के अंतर्गत आते थे, तो साम्राज्य के अंतर्गत, तो उसको उस पे जो वो बनना था, कानून बनना था, उसको भी दो भागों में। अभी भी जब केंद्र सरकार की जो मतलब जिसपे कानून बना सकती है उसको कहते हैं केंद्र सूची। 3 सूचियां अभी भी चलती हैं, तो जिसमें एक केंद्र सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। तो केंद्र सूची में ये आता है कि इसमें केंद्र सरकार सिर्फ बना सकती है कानून, और राज्य सूची में आता है कि जिसमें राज्य सरकार कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची में दोनों लोग में से कोई भी उस पर कानून बना सकता है, दोनों लोग को छूट है। तो इस तरीके से तब ये कॉन्सेप्ट आया था कि आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। तो इसमें 2 भागों में बांट दिया गया इन विषयों को। आरक्षित का मतलब कि आरक्षित मतलब जैसे रिजर्वेशन जिसको दिया गया या रिजर्व कर दिया गया, उसको रिजर्व करने का मतलब क्या है? जैसे आप जाते हैं तो आप गाड़ी में बैठते तो आपको कहा जाता है कि सीट रिजर्व कर लीजिए, मतलब आपका उस पर सिर्फ अधिकार हो गया और उस पर कोई बैठ नहीं सकता है। तो उसीलिए ऐसे क्या हुआ कि कुछ विषय ऐसे रखे गए जिसपे सिर्फ ब्रिटिश के लोग ही कानून बना सकते थे, तो उसको आरक्षित विषय कहा गया। फिर कुछ ऐसे था जो हस्तांतरित विषय था जिसपे वे इंडियंस भी बना सकते थे। तो ये सिर्फ मतलब एक छलावा था, इसमें मतलब इसका कुछ महत्व तो नहीं था भारतीयों के लिए, लेकिन दिखा दिया गया कि आरक्षित विषय का हस्तांतरित विषय। तो आरक्षित विषय में आ गए जैसे पुलिस का कानून हो गया, मतलब जिससे इंडियंस को कंट्रोल किया जाए वो सब ब्रिटिशर्स अपने पास रख लिए, चालाक ब्रिटिशर्स। और एक ये हो गया कि जो जिसपे इंडियंस भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो 2 विषय 2 वर्ग बांटे गए, वो भी 1919 के भारत शासन अधिनियम में आया। फिर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट जो अभी भी चल रहा है वो हुआ भारत का जो सचिव जो इंग्लैंड में बैठता था, वो नियुक्त कर सकता था किसी को भी महालेखा परीक्षक। तो किसी को भी कहने का मतलब क्या है? अगर वो इंग्लैंड में बैठा है तो इंडिया वालों को तो जानेगा नहीं, तो वो ब्रिटिशर्स में से किसी को महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करेगा। तो महालेखा परीक्षक का क्या मतलब होता है? ऐसा व्यक्ति, ऐसा आदमी जो मतलब जितना भी हम लेखा जोखा कर रहे हैं, जैसे पूरा कहीं भी हम लोग जो खर्च करते हैं या जो भी हम लोग कमाते हैं खर्च करते हैं, तो उसका हम लोग जानकारी किसको देते हैं? अपने घर में मम्मी पापा को देते हैं। तो उसी तरीके से एक आदमी ऐसा नियुक्त कर दिया गया जो इस चीज की जांच करेगा कि आप कितना कमाए और कितना खर्च किए, ये इस चीज की। तो ब्रिटिशर्स जो राज करते थे तो उनका जो ये महालेखा परीक्षक एक नियुक्त किया गया, ये भारत सचिव द्वारा। और अभी भी ये मतलब भारत सरकार में ये प्रोविजन, ये प्रावधान है कि एक राष्ट्रपति एक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करेगा, तो वो कैग इसको बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो उसकी नियुक्ति करेगा और तब भारत सचिव नियुक्त करता था महालेखा परीक्षक को। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट आया। फिर क्या हुआ कि एक और चेंज हुआ, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो जो आप यूपीएससी का नाम तो सुने ही होंगे, सबसे ज्यादा चार्मिंग वही होता है एग्जाम, और टफ भी वही सबसे ज्यादा है। तो यूपीएससी का जो मतलब जो उस समय केंद्रीय लोक सेवा आयोग था, उसका गठन किया गया भारतीयों के लिए। तो इस वाले कॉन्सेप्ट में यही आया कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया भारत में, और ये इसी से अब सिविल सेवकों की नियुक्ति होने लगी। तो फिर उसके बाद जो चेंज हुआ वो ये होता है कि केंद्रीय बजट को राज्य बजट से, यानी केंद्र के लिए जो बजट रहेगा और राज्य के लिए जो बजट रहेगा, वो 2 बजट को अलग कर दिया गया। मतलब केंद्र का भी एक बजट रहेगा और एक राज्य का भी बजट रहेगा।
तो ये इस तरीके से हुआ। तो ये चेंज एक हुआ उसमें जो 1919 के भारत शासन अधिनियम से हुआ। फिर अच्छा, ये चेंज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो आता है ये आता है वैधानिक आयोग का गठन। अब वैधानिक आयोग जैसा शब्द आपके सामने आ जाए तो आपका दिमाग वैसे ही खराब हो जाता है। तो वैधानिक आयोग का मतलब क्या होता है? वैधानिक आयोग का मतलब है कि जो विधि का मतलब नियमन करे, यानी विधि को कंट्रोल करे, तो विधि बनाए या विधि का कंट्रोल करे। तो ऐसे ही एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाता है जिसका काम रहता है कि जो भी कानून बनाया जाएगा या जो भी चेंजेस किए जाएंगे उसका रिपोर्ट तैयार करना और उस रिपोर्ट को 10 साल के बाद प्रस्तुत करना। तो यही इसका काम था वैधानिक आयोग। तो इसका एक गठन कर दिया जाता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक चेंज लगता है वो ये है कि जो महिलाओं को वोट देने का अधिकार, अब महिलाएं जो मतलब वोट पहले नहीं दे सकती थी, वो 1919 के भारत शासन अधिनियम से अब वोट दे सकती थी महिलाएं। तो इस तरीके के चेंजेस इसमें किए गए। और जो इम्पोर्टेंट चेंज था वो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चेंज था जो वायसराय की कार्यकारिणी थी, मतलब वायसराय का काउंसिल। जो काउंसिल का मतलब होता है कि एक कुछ लोगों का एक ग्रुप जो मतलब जिसको बुद्धिजीवी माना जाए, तो ऐसे लोगों का एक ग्रुप। तो उन लोगों को जो काम था ये था कि वायसराय को सलाह देना या वायसराय को बताना कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है। तो ऐसे लोगों में अब थोड़ा सा एक और काम किया गया कि जो इन लोगों का मुखिया होता था, जो रिपोर्ट करता था वायसराय को, वो होता था कमांडर इन चीफ। तो उसको छोड़कर जो 6 सदस्य थे उनमें से 3 को भारतीय रखना ही था, ऐसा इंपॉर्टेंट कर दिया गया, कंपल्सरी हो गया कि उन 6 लोगों में से 3 लोग को भारतीयों को रखना है। तो ये सारे चेंजेस किए गए 1919 के भारत शासन अधिनियम में। तो मैं आपको एक बार रिवीजन कर देता हूँ। और जब भी मैं आपको कोई चीज बार बार बोलूं तो इसका मतलब ये होता है कि वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए और आप उसको अच्छे से एक बार अपने दिमाग में बैठा लेंगे। तो वो आपको आंख भी बंद करेंगे तो भी आपको आप देख सकते हैं, ऐसे आपको चलता हुआ नजर आएगा आपके आंख के सामने कि हाँ पहले ये हुआ था, फिर ये हुआ था, अच्छा इसमें ये चेंजेस होते हैं। इसीलिए मैं एक चीज को बार बार, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उसको मैं बार बार रिपीट करता हूँ, कई बार बोलता हूँ उसको, कि जिससे कि आपके दिमाग में वो चीज एकदम अच्छे से बैठ जाए। और फिर जब आप बुक पढ़ने बैठे तो वो आपको चीजें एकदम हाईलाइटेड या एकदम इंपॉर्टेंट नजर आए कि ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो आप ये वीडियो देख करके फिर बुक पढ़ेंगे तो आपको काफी आसानी से चीजें समझ में आएंगी और सीक्वेंस में मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ ये सारी चीजें मुझे पता है कि ये इंपॉर्टेंट, अच्छा ये, तो आपको बहुत आसानी होगी और एकदम मतलब बुक एकदम लूसेंट, एकदम हलवा लगने लगेगा। तो इसीलिए आप अच्छे से इसको देखिए वीडियो और फिर इसके बाद बुक पढ़िए तो आपको काफी अच्छे समझ में आएगा। तो मैं एक बार रिवीजन आपको कर देता हूँ। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। पहला चेंज जो होता है वो होता है द्विसंतात्मक विधायी का। दूसरा द्वैत शासन, जिसका जनक लियोनस कार्टियस, और इसका सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट आया था। फिर प्रांतीय विषय को 2 उपवर्गों में बांट दिया जाता है, आरक्षित और हस्तांतरित। भारत सचिव महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करेगा। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है और केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया जाता है। वैधानिक आयोग का गठन किया जाता है जो करेगा क्या कि आपका जो भी कानून में चेंजेस होते हैं उनका एक रिपोर्ट 10 साल बाद तैयार करेगा। फिर ये महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। तो ये सारे चीजें थी 1919 के भारत शासन अधिनियम। आपने देखा 1919 का भारत शासन अधिनियम। आइए अब देखते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो जो 1935 में भारत शासन अधिनियम ब्रिटिशर्स द्वारा लाया गया, इसी को मतलब मेनली यही बेस है। यहां से मतलब काफी सारी चीजें अडॉप्ट की गई हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी भारतीय संविधान में। तो इसी को बेस माना जाता है भारतीय संविधान का। अगर क्वेश्चन आता है कि 4 एक्ट दे दिए गए हैं, भारत शासन अधिनियम 1909, 1861 और फिर 1919 और 1935, तो इससे पूछा जा रहा है कि किस भारत शासन अधिनियम को आप मानेंगे भारतीय संविधान का बेस या आधार। तो आप 1935 का ही उसमें आंसर करेक्ट करेंगे। तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया, तो यहां से काफी सारी चीजें भारतीय संविधान में एज इट इज ली गई। तो होता यह है कि 1935 वाले जो रहता है भारत शासन अधिनियम, तो उस टाइम में होता यह है कि आप जब हिस्ट्री में मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें देखेंगे 1932 में, 1931, 1932 इन सब में गोलमेज सम्मेलन होते हैं। फिर वो सांप्रदायिक पंचायत यानी कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा की जाती है। तो उसके बाद ही आता है भारत शासन अधिनियम। तो अब तक चीजें ब्रिटिशर्स के हाथ से काफी ज्यादा निकल चुकी थी।
तो और इंडियंस को मतलब कुछ ना कुछ ऐसा अधिकार देना ही था कि जिससे इंडियंस के बीच में जो ये कांग्रेस ने इतना ढेर सारा आक्रोश फैलाया था, तो वो उसको ठंडा किया जा सके या कम किया जा सके। तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं कि ये एक्ट भेजते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम, और यहां से दिखाते हैं कि जो भारत में चीजें हैं वो भारतीयों के हिसाब से चल रही है, ना कि ब्रिटिशर्स के हिसाब से। हालांकि अभी आप इसमें देखेंगे कि काफी चीजें ऐसी थी जिसके लिए ब्रिटिशर्स को या ब्रिटिश संसद को सबसे ज्यादा ऊपर रखा गया था। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या प्रोविजंस किए गए। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जो ये एक्ट है, यहां से आपको अगर ये आप पढ़ लेते हैं तो जो अब जो संविधान का निर्माण होता है और जो हमारा संविधान बनता है, स्टार्टिंग होती है, और जो इसमें चीजें हैं तो वो चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी, कनेक्ट कर पाएंगे कि अच्छा हाँ ये तो तब आया था और ये चीजें होती थी और उसी को हमारे संविधान में भी लागू कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो ये भारत शासन अधिनियम था ये बहुत ही बड़ा मतलब विस्तारित रूप से आया हुआ था ब्रिटेन से। तो इसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां दी गई, और ये अनुच्छेद अनुसूची ये सब नाम आपको मतलब काफी टाइम से सुन रहे होंगे लेकिन समझ में नहीं आ रहा होगा ये है क्या। तो मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद जो है ये जो होता है, जैसे आप बुक पढ़ते हैं तो आपको बुक में काफी सारी चीजें मतलब चैप्टर वाइज दी रहती हैं। तो अनुच्छेद जो है तो ये आपका इंडेक्स में चैप्टर का नाम है। समझ लीजिए अनुच्छेद में जैसे जैसे मान लिया अगर आप लीजिए कोई भी एक्ट लीजिए, जैसे 370 था जम्मू कश्मीर वाला, तो अब जान रहे हैं 370 में क्या है, जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान। तो ये चैप्टर का नाम हो गया। जैसे आपका ये भारतीय संविधान का चौथा चैप्टर है, तो आप चौथा चैप्टर मतलब ये लूसेंट का चौथा पार्ट है, तो आप जान रहे हैं चौथे पार्ट में क्या आ रहा है, पूरा भारतीय संविधान के बारे में आ रहा है। तो इसी तरीके से आप जो ये एक्ट था जो ये अनुच्छेद होते हैं, इससे आप मतलब जो एक संविधान बहुत काफी लंबी चौड़ी बुक है, तो इसमें जो आप जहां से जैसे आपको जो भी खोजना हो तो आप कैसे जाएंगे, पूरा या तो बुक पलटिए, तो उसको आप एक अनुच्छेद से जान लीजिए इस अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है। तो ऐसे ही ये जो चैप्टर्स होते हैं उसी को अनुच्छेद कर दिया जाता है। और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप बॉक्स में करके रखते हैं, जो मतलब चैप्टर्स में नहीं गिने जाते हैं, अलग से दिए जाते हैं, वो आते हैं अनुसूची में। तो यहाँ पे 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। तो फिर इसका जो पहला प्रावधान था वो क्या हुआ, अखिल भारतीय संघ की स्थापना। और अखिल भारतीय संघ क्या है, अखिल भारतीय संघ का मतलब ये हुआ कि ब्रिटिशर्स इतने चालाक थे कि वो जान गए कि अब ये लोग बस में नहीं रहने वाले हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, कहा कि जो हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है, मतलब उनके अधिकार क्षेत्र में 11 ब्रिटिश प्रांत आते थे। तो जो क्योंकि जब देश आजाद हुआ तो शायद 563 या 562 टोटल देसी या 600 कुछ समथिंग थे, 600 शायद थी, 600 देसी रियासतें, हाँ सही है, 600 देसी रियासतें थी। तो सोचिए 600 देसी रियासतें, उसके बाद छोटे छोटे और प्रांत थे। तो उसमें 11 ब्रिटिश प्रांत और 6 जो थे चीफ कमिश्नर के क्षेत्र में आते थे। तो वो सारी चीजें थी। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि इन लोगों पे अभी थोड़ा दिन और अगर राज करना हो तो इनके हिसाब से भी कुछ चीजें होनी चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना करते हैं और 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर वाले प्रांत, इन दोनों को मिला करके और देसी रियासतों को कह दिया जाए, क्योंकि देसी रियासतें मतलब राजा रजवाड़े होते थे। और सोचिए 1600 से लेकर के 1935 तक, ये इतने टाइम में जिसको वो नहीं मतलब अपने कब्जे में कर पाए, तो वो जान गए कि अब ये कब्जे में आने वाले नहीं, भैया ये आदमी नहीं सुधरेगा, इसको जाने दो। तो जाने दो का मतलब ये नहीं कि छोड़ दो, जाने तो देंगे नहीं ये लोग, क्योंकि इन लोग को तो राज करना था। तो क्या किया इन लोगों ने कि ये कहा, एक प्रोविजन लाए और वो कहा कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना होगी और इस संघ में 11 ब्रिटिश प्रांत तो शामिल होंगे ही, 6 चीफ कमिश्नर जो उनके अंदर में पहले से थे वो तो शामिल होंगे। फिर ये भी कहा गया कि इन लोगों को शामिल होना अनिवार्य कर देगा, तो ये लोग तो शामिल होना ही होना है। लेकिन जो बाकी देशी रियासतें बच रही हैं उन लोगों को ये कह दिया कि आपके मन पे है, आप चाहे तो शामिल हो चाहे तो ना शामिल। तो उससे ये लगा कि देशी रियासतें मतलब राजा रजवाड़े बेवकूफ रहेंगे तो वो लोग शामिल भी हो जाएंगे और हमें फोर्स भी नहीं करना पड़ेगा, फोर्स करेंगे तो विद्रोह होगा, विरोध होगा, फिर वही लड़ाई मार झगड़ा। तो उससे अच्छा ये है कि ऐच्छिक कर दिया जाए, मतलब आपकी इच्छा पे कर दिया जाए कि आप चाहे तो शामिल हो चाहे तो ना शामिल हो।
उसके बाद जो पहला चीज ये हो गया, दूसरा चीज हो गया प्रांतीय स्वायत्तता। अब स्वायत्तता का क्या मतलब है? प्रांत का मतलब जो प्रांत थे, स्वायत्तता का मतलब ये, अब मतलब वो सिर्फ एक छलावा दिखावा था कि प्रांतीय स्वायत्तता। स्वायत्तता का मतलब कि आप सेल्फ गवर्नमेंट अपना बनाइए। तो उसमें क्या हो गया कि उसमें भी जब पूरा कंट्रोल आपके हाथ में, तो हम चाहे अपने किसी मंत्री को बना ले, विधायक को बना ले, किसी को बना ले, उनके ऊपर कंट्रोल आपका है, तो मेरा तो कुछ सुनना नहीं है। तो इसलिए यहां सिर्फ नाम दिया गया कि प्रांतीय स्वायत्तता आ गई। स्वायत्तता का मतलब सेल्फ डिपेंडेंट उनको बना देगा, आप अपनी सरकार बनाइए, अपना काम करिए। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, ये सिर्फ प्रांतीय स्वायत्तता कहने के लिए था, लेकिन इस एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता आई थी। अब फिर जो, अच्छा देखिए, अभी भी ये है अखिल भारतीय संघ की स्थापना है, तो अभी भी इंडिया में यही चलता है कि केंद्र जो सरकार है वो संघीय सरकार, मतलब उसी के अंतर्गत सारे राज्य आते हैं और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। तो यही से ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया गया और अभी भी वो चल रहा है। तो पहला चीज ये हो गया। दूसरा प्रांतीय स्वायत्तता, जो तब कहा गया कि हाँ मिलेगा, लेकिन तब मिला नहीं, लेकिन अब वो मिल गया है। यानी कि अब राज्य सरकार अपना अलग जो भी मतलब चीजें करना चाहे कर सकती हैं, केंद्र सरकार अपनी चीजें कर सकती हैं। फिर जो थर्ड चीज आई वो आया विधायी शक्ति का बंटवारा। अभी आपने पिछले एक्ट में पढ़ा 1919 में कि जो विषय थे दो भागों में बांट दिए गए, दो वर्गों में बांट दिए गए। एक हो गया वो आरक्षित, दूसरा हो गया हस्तांतरित। अब यहाँ पे क्या किया गया, अच्छा यहाँ यहीं से सीधा सीधा हमारे जो संविधान में लिया गया है, जो सीधे सीधे हमारे संविधान में लागू किया गया है, वो यहीं से है। तो उस टाइम में विधायी शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। एक हो गया परिसंघ सूची, एक हो गया प्रांतीय सूची, एक हो गया समवर्ती सूची। तो परिसंघ सूची मतलब प्रांत का सूची, अरे सॉरी वो संघ का सूची, और ये हो गया प्रांत का सूची, और ये हो गया समवर्ती सूची। तो आपके लूसेंट वाली बुक में दिया हुआ है कि उसमें ये विषय आते थे। तो ये वाला उतना याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन ये याद रखने की जरूरत है कि यहीं से ये लिया गया कि 3 जो सूचियां आई। हालांकि ये जो इन लोगों ने अडॉप्ट किया था और जो हम लोगों ने अडॉप्ट किया, ये जो 3 सूची का, ये तीनों सूचियों का प्रावधान जो बांटा गया वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, लेकिन इसी एक्ट के तहत ही भारतीय संविधान में आया। फिर क्या होता है कि एक चौथे नंबर पे जो है संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। संघीय न्यायालय की स्थापना का व्यवस्था का क्या मतलब है कि ये हो गया कि जो जितना भी मतलब एक अभी तो आपने जो 1773 में 1774 में बना था, जो एक न्यायालय की, मुख्य न्यायालय की, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। तो सर्वोच्च न्यायालय तो ठीक है। संघीय न्यायालय में क्या होता था कि प्रांतों की जो भी होते थे मतलब शिकायतें या जो भी मुकदमे चलते थे वो चलते थे संघीय न्यायालय में, तो उसकी व्यवस्था की गई। लेकिन अगर जो यहाँ पे भी ये चालाकी खेल गए ब्रिटिशर्स कि जो संघीय न्यायालय बना उसमें भी अगर कोई भी चीज होता है और अब वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट है, मतलब ब्रिटिशर्स के फेवर में नहीं जा रहा है, तो उसपे ये इंडिया का कोई कानून नहीं लगेगा। वो जो लंदन में हमारे वो आका बैठे हैं, यानी कि प्रिवी काउंसिल जो बैठा हुआ है, उनका जो कानून था वो लगेगा। तो इसलिए संघीय न्यायालय की व्यवस्था भी सिर्फ एक छलावा था, वो उसको भी व्यवस्था किया गया इसी एक्ट के तहत। फिर एक किया जाता है ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। तो जब तुम्हें ही चाहिए भैया सब कुछ तो ले जाओ, काहे के लिए ये सब दिखा रहे हो, ये ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। तो इन्होंने क्या किया कि कह दिया कि अगर कोई भी चीज चेंज करना है तो यहाँ का जो संसद है, जो मतलब 2 पार्टों में बटा हुआ था, अभी पिछले वाले एक्ट में हमने देखा कि एक राज्य परिषद, दूसरा केंद्रीय विधायिका। तो अगर कोई ऐसा चेंज करना है जो मतलब पूरे व्यवस्था को चेंज करना है, तो वो ये लोग यहाँ के लोग नहीं कर सकते। वो कौन करेगा? ये जो ब्रिटिश संसद है उसी का जो भी सबसे अंतिम निर्णय है उसी का माना जाएगा, उसी को सर्वोच्च माना जाएगा। फिर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग अभी भी देखते हैं कि इंडिया में है, आरबीआई, जो मतलब हमारा जो सेंट्रल बैंक है, जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है, जो सारे बैंकों का बैंक है कहा जाता है जिसको, वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो उसकी जो स्थापना की गई, क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा ये लोग के पास हो गया, तो ये लोग सोचे यार एक बैंक होना चाहिए जो मतलब हमारे लिए तो रहे ही, सरकार के लिए, और प्रांतों को भी वो देखे, और ब्रिटिश के और जो इंडिया का पूरा वो था मतलब पैसा था वो उसी के पास रहे। तो जो मतलब ब्रिटिश वाले इंडिया के थ्रू कमाते थे। तो इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, और इसकी स्थापना का आपको डेट सहित याद रखिएगा, क्योंकि डेट सहित इसको पूछा जाता है और काफी ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना की गई 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई। तो ये बात आप याद रखिएगा कि 1935 के एक्ट के तहत ही
और ये 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की जाती है। तो इस तरीके से ये जो एक्ट था ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था और यहां से काफी सारी चीजें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई हैं। तो हाँ, और इसमें और कुछ तो हाँ, और एक और चीज इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो ब्रिटेन के लोग थे, ब्रिटिश सरकार थी, वो जो स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था 1909 वाले में भारत शासन अधिनियम में कि वहां से सांप्रदायिक चुनाव आता है, मतलब सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति आती है। तो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति के मैंने आपको बताया भी था कि जो जनक होते हैं वो उस टाइम में जिसको कहा जाता है लॉर्ड मिंटो को। तो लॉर्ड मिंटो ने 1909 में सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के बीच में बंटवारा किया था, जो ये होता था मतलब निर्वाचन पद्धति में सांप्रदायिकता लाया था कि सांप्रदायिक रूप से सिर्फ हिंदू हिंदू को चुन सकते हैं, मुस्लिम मुस्लिम को चुन सकते हैं। लेकिन इसको फिर से बढ़ा दिया जाता है 1909 के बाद 1919 वाले में क्या किया जाता है, इसको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी धर्म हैं इन सबके बीच में सांप्रदायिक चुनाव का प्रावधान ला दिया जाता है। तो इतने से भी उनका पेट नहीं भरा, मन नहीं भरा। फिर क्या किए 1935 साल में उसको और ज्यादा डिवाइड किए। और क्या डिवाइड किए, पहले हिंदू मुस्लिम, फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मतलब धर्म के आधार पे चल रहे हैं। फिर आ गए ये मतलब अब उसको और ज्यादा कॉम्प्लेक्स किए। मतलब अब क्या किए कि पहले ये किए कि हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई वाला, फिर उसके बाद आया महिला पुरुष में, फिर आया कि मजदूर धनी अमीर गरीब, ये सब तरीके से। तो यानी कि ये लोग पूरे तरीके से डिवीजन करना चाहते थे। तो ये इस वाले एक्ट में ये भी हुआ कि जो मतलब अलग अलग वर्ग थे, जैसे मजदूर वर्ग हो गया, महिलाएं हो गई, और हाँ, और दलित जातियों का ये सारी चीजें। हाँ, आपको मैं हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा कम्युनल अवार्ड के बारे में जो 1932 में आता है, पूना पैक्ट उसी के लिए होता है। तो उसमें कम्युनल अवार्ड में यही सांप्रदायिक पंचायत का मतलब, सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड का मतलब ये होता है कि ये जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे उनको देने की बात कहता है वो रैमजे मैकडोनाल्ड, वहां का जो प्राइम मिनिस्टर रहता है ब्रिटेन का। तो उसी के अगेंस्ट में आ जाते हैं महात्मा गांधी जी। तो उसी सब के तरीके से, क्योंकि पूरा मतलब साम दाम दंड भेद लगा करके भारतीयों के बीच में फूट डालना चाहते थे ब्रिटिशर्स, इसीलिए ये लाते हैं वो सांप्रदायिक निर्वाचन वाला जो लाते हैं उसको और ज्यादा बांटते हैं, महिलाओं के, दलितों के और मजदूरों के सारे वर्गों में बांट के सांप्रदायिक निर्वाचन कराते हैं। तो ये आपका 1935 तक का हाँ, और एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है कि जो भारत में, क्योंकि भारत जो था वो पूरा बांग्लादेश, पाकिस्तान और ये म्यांमार, ये पूरा बर्मा जिसको बोलते थे तब, वो सारा कुछ एक में था। और इसी के तहत, इसी एक्ट के टाइम पे ही किया गया जाता है भारत से, यानी भारत का मतलब तब क्या था, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत जो अभी है, ये सबको मिला के भारत था। तो इसमें से जो म्यांमार या बर्मा रहता है उसको अलग कर दिया जाता है, बर्मा को अलग कर दिया जाता है इसी एक्ट के तहत। तो मेरे ख्याल से ये पूरा कंप्लीट हो गया आपका। हाँ, ये पूरा कंप्लीट है। फिर 1935 के एक्ट में ये सारी चीजें हुई। तो आप एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लीजिए। पहला चीज क्या हुआ कि इसमें तो अनुसूची अनुच्छेद वाला कॉन्सेप्ट आ गया, यहाँ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी अभी भी है वो। तो ये चीज हुआ। दूसरा हुआ कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, जिसमें ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नर क्षेत्र जो थे वो सारे थे। तीसरा क्या हुआ कि जो ये प्रांतीय स्वायत्तता दी गई, हालांकि तब नहीं दी गई थी लेकिन बस एक दिखावा किया गया, लेकिन अब ये लागू कर दिया गया है। फिर विधायी शक्तियों का बंटवारा किया गया, मतलब प्रांतीय सूची, परिसंघ सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियों में बांट दिया गया। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और ब्रिटिश संसद को ही सर्वोच्च अधिकार था किसी भी कानून में परिवर्तन करने का, ये किया गया। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना इसी में की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक का काम क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक का काम यह है कि आपके मुद्रा और साख पे नियंत्रण। मुद्रा और साख क्या होता है? मुद्रा का मतलब पैसा, आप लोग जानते ही होंगे, और साख का मतलब होता है मतलब किसी से उधार लेना देना, इस चीज का जो मतलब कैसे किसी को उधार दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है, इस सारी चीजों को डिसाइड करने का अधिकार ये हो गया भारतीय रिजर्व बैंक को। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई इसी एक्ट के तहत, तो 1935 1 अप्रैल 1935 को। और इसका जो किया गया राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 में किया गया था। तो इस तरीके से आप चीजों को पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।